आदाब, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर अलवर से है। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से 3 बेटियों का कन्यादान कर उनके चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया गया। इसके साथ ही नेक कमाई अब तक 329 कन्यादान कर चुका है। नेक कमाई के संरक्षक दौलत राम हजरती ने बेटियों का कन्यादान कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर संरक्षक हजरती ने बताया कि नेक कमाई अब तक 329 गरीब बेटियों का कन्यादान पूरा कर चुका है। वहीं नेक कमाई फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि इस अवसर पर 3 बेटियों को घरेलू सामान दिए गए हैं तथा सेवा कार्यों के लिए सुनीता शर्मा को सम्मानित किया गया है। और साथ ही कार्यक्रम में युवा समाज सेवी तारेश जोरवाल, लेखक और साथ ही समाज सेवी सुरेश गुप्ता, पायल प्रधान, प्रतिभा सिंह और साथ ही अन्य लोग वहां पर उपस्थित रहे। हमने इकट्ठा किया, हमारे खुद के मेंबर इसमें सहयोग करते हैं और जो लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं वो भी देख करके आ जाते हैं। आज भी बहन हमारी प्रेशर कुकर ले आई, हमने भी मंगाए थे, ये भी ले। और आपके साड़ियाँ हैं, बर्तन हैं, आटा है, गैस का चूल्हा है, कंबल है, लहंगा है, घड़ियाँ हैं, सूट हैं। जो एक सामान्य परिवार को आवश्यकता होती है उसकी हम पूर्ति करते हैं। ससुराल में जाओ ये मत कहना कि नेक कमाई फाउंडेशन ने दिया, हमारा नाम मत लेना। आप ये बोलो कि हमने खुद ने खरीदा, हमारे माँ बाप ने खरीदा। उससे आपका आत्मसम्मान बना रहेगा। नहीं तो कोई ऐसे ओछे लोग भी होते हैं जो ये कह देते हैं तो मान के लाई है, तो बच्ची में हीन भावना आती है, इसलिए ऐसा मत बोलना। और आटा भी है, वैसे हम तेल भी देते हैं, आप तुरंत तो नहीं हो पाया। इसके अलावा नेक कमाई फाउंडेशन और हमने 2 स्कूल चला रखे, ज्ञान संस्कार वृक्ष के नाम। ये मैडम खड़ी है, ये चलाती है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार हैं। अगर उससे संस्कार अच्छे होंगे तो वो जीवन में उन्नति करेगा। संस्कार अच्छे नहीं है, गलत संगत में है, तो फिर वो गलत काम में जाएगा। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य है कि उनको संस्कार दें। बच्चों को हम बताते हैं, माता पिता के पैर छुए हुए हम उनको पेट दूध भी देते हैं। तो सभी उठो, पहले पेट दूध खाओ, भगवान का नाम गायत्री मंत्र में सिखाते हैं। और हमने बेंगलोर से आर्ट ऑफ लिविंग के एक संत को बुला करके रुद्राभिषेक भी बच्चों से कराया ताकि अच्छे नागरिक बन सके। 2 सिलाई केंद्र चला रहे हैं, 500 बच्चियों को सिलाई की ट्रेनिंग हम दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि महिला अपने पैरों पे खड़ी हो। आजकल सब तरह के लोग हैं, कई किसी के पति ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, घर में पैसा नहीं देते, उनको बड़ी तकलीफ है। हम चाहते हैं महिला खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, खुद कमाए और खुद ही अपने बच्चों का लालन पालन करे, अच्छी शिक्षा दे। कमाई होगी तभी तो शिक्षा देंगे, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आए। हमने ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग भी दी है। हमारा रोजगार भी दिया हम महिलाओं को। 20,000 थैले हमने उन महिलाओं से बनवाए जो सिलाई केंद्र में सिलाई सीख रही है। कॉन्टैक्ट भी कराया जो बाहर से कपड़े सिलवाते हैं, ताकि उनको रोजगार मिले। 5 रुपये थैला दिया तो 1 लाख का रोजगार तो हमने ही दे दिया उनको। तो इस प्रकार के काम हम करते हैं। एक हम आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं स्कीम नंबर 2 में। वहाँ महिलाओं को ये दीपक बनाना, गोबर का सामान बनाना और फैंसी आइटम बनाना, बांदरवाल बनाना, ये ट्रेनिंग हम देंगे। अब वो हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। हमारा रोल ये है कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, खुद कमाए और सशक्त बने।
ऐसे। खबर झालावाड़ से है, जहां जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने अकरेला उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लंबित प्रकरणों का गहन समीक्षा से करते हुए संबंधित अधिकारी को त्वरित समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि साथ हो रही वर्षों से लंबित राजकीय संपत्तियों को विधिवत पट्टे प्रदान कर प्रशासनिक व्यवस्था की एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कराई है। और विशेष अभियान के अंतर्गत अकलेरा क्षेत्र के पीएम श्री राजकीय बालिका विद्यालय को लगभग 100 वर्ष बाद विद्युत पट्टा जारी कर, इसके अतिरिक्त वेटरनरी अस्पताल को 80 वर्ष बाद, ग्राम सेवा सहकारी समिति अकलेरा की 60 वर्षीय बाद तथा पुराने तहसील आवास को भी कई वर्षों बाद स्वामित्व संबंधी पट्टा प्रदान किया गया है। नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज कोटा शहर में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। शहर पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा लॉयंस क्लब के सहयोग से यातायात शाखा परिसर में निर्मित यातायात जागरूकता उद्यान का भव्य लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे, जिन्होंने जनहित में उद्यान का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्हें पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति समारोह में संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक श्री राजेंद्र कुमार गोयल और साथ ही जिला कलेक्टर श्री पीयूष सामरिया सहित अनेक प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी वहां पर उपस्थित रहे हैं। लोकार्पण के पश्चात श्री ओम बिरला ने उद्यान का अवलोकन कर यातायात संबंधी प्रदर्शनी और साथ ही जागरूकता मॉडल्स की जानकारी प्राप्त की है। जहाँ पर विराजमान है और संवाद से विश्वास, की व्यवस्था यहीं पे की जाती है। लोकतंत्र सभी में सुरक्षा सखियां और सभी सीएलजी सदस्य, जितना संवाद होता है, जितनी चर्चा होती है, उतने ही शासन और प्रशासन में श्रेष्ठ परिणाम आते हैं। कोटा रेंज पुलिस ने भी जनता से संवाद, चर्चा और उसके साथ किस तरीके से संवाद चर्चा के साथ सुरक्षा भी और दुर्घटना मुक्त बनाने का योजना भी है। जितना पुलिस प्रशासन से जनता का संवाद रहेगा, सक्रिय भागीदारी रहेगी, उतने ही हम अपराध को भी कम कर पाएंगे और हमारी ज़्यादा भागीदारी होगी तो दुर्घटनाओं को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि समय समय पर समाज को जागरूक करेंगे। मुझे आशा है कोटा पुलिस का ये संकल्प है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। कोटा को नशा मुक्त भी करेंगे, कोटा को सट्टे और ऐसी गतिविधियों से मुक्त भी करेंगे और अपराधियों को भय हो और जो अपराध करेगा उसको, अपराधी को उसको सज़ा मिलेगी, ये इसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था भी करेंगे। दुर्घटना रोकने के लिए जहाँ पर दुर्घटना में हमारे नौजवान ज़्यादा दुर्घटना होती है तो नौजवानों की मृत्यु या घायल ज़्यादा होते हैं, हम किस तरीके से जो ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर ऐसी कार्य योजना बनाए कि वहाँ दुर्घटना रोका जा सके
और समाज को जितना जागरूक करेंगे उतनी दुर्घटना कम होगी। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि हमारे नौजवान बच्चे दुर्घटना में कईयों की ज़िंदगी चली जाती है, कई घायल हो जाते हैं। हम विशेष रूप से सुरक्षा का इंतजाम करें और सड़क पर चलते समय हमें सारी सड़क सुरक्षा के व्यापक जानकारी होनी चाहिए ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। सुरक्षा से संवाद जहाँ पर विराजमान है और संवाद से अल्पाहार की व्यवस्था ही यहीं पे की जाती है। लोकतंत्र सभी में सुरक्षा सखियों, सभी सीएलजी सदस्य जितना संवाद होता है, जितनी चर्चा होती है, उतने ही शासन और प्रशासन में श्रेष्ठ परिणाम आते हैं। कोटा रेंज पुलिस ने भी जनता से संवाद, चर्चा और उसके साथ किस तरीके से संवाद चर्चा के साथ सुरक्षा भी और दुर्घटना मुक्त बनाने का योजना भी। जितना पुलिस प्रशासन से जनता का संवाद रहेगा, सक्रिय भागीदारी रहेगी, उतने ही हम अपराध को भी कम कर पाएंगे और हमारी ज्यादा भागीदारी होगी तो दुर्घटनाओं को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि समय समय पर समाज को जागरूक करेंगे। मुझे आशा है कोटा पुलिस का ये संकल्प है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। कोटा को नशा मुक्त भी करेंगे, कोटा को सट्टे और ऐसी गतिविधियों से मुक्त भी करेंगे और अपराधियों को भय हो और जो अपराध करेगा उसको, अपराधी को उसको सजा मिलेगी, ये इसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था भी करेंगे। दुर्घटना रोकने के लिए जहां पर दुर्घटना में हमारे नौजवान, ज़्यादा दुर्घटना होती है तो नौजवानों की मृत्यु या घायल ज़्यादा होते हैं, हम किस तरीके से जो ब्लैक स्पॉट है वहां पर ऐसी कार्य योजना बनाए कि वहां दुर्घटना रोका जा सके और समाज को जितना जागरूक करेंगे उतनी दुर्घटना कम होगी। मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि हमारे नौजवान बच्चे दुर्घटना में कई उनकी ज़िंदगी चली जाती है, कई घायल हो जाते हैं। हम विशेष रूप से सुरक्षा का इंतजाम करें और सड़क पर चलते समय हमें सारी सड़क सुरक्षा के व्यापक जानकारी होनी चाहिए ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। खबर जोधपुर से है, जहां शहर में एक पूर्व पार्षद को व्हाट्सएप के जरिए इंटरनेशनल कॉल कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कॉल करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार 16 फरवरी को कांग्रेस के पूर्व पार्षद मनीष को व्हाट्सएप पर एक कॉल इंटरनेशनल कॉल नंबर से आया है और कॉलर ने जमीन विवाद को लेकर धमकी दी और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। पूर्व पार्षद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की है। मामले की जांच सदर बाजार थाना पुलिस कर रही है और थाना अधिकारी मणक राम विश्नोई ने बताया है कि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है तथा कॉल की तकनीकी जांच भी की जा रही है। साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। इंटरनेशनल कॉल की लोकेशन, उपयोग किए गए नंबर और डिजिटल ट्रेस खंगाले जा रहे हैं। और साथ ही शहर में लगातार सामने आ रही धमकी के मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है और आरोपियों तक पहुंचने के लिए साइबर तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। प्रार्थी मनीष जी लोढ़ा ने कल थाना सदर बाजार जोधपुर शहर में एक FIR दर्ज करवाई है। उनके मुताबिक इंटरनेशनल कोडिंग के व्हाट्सएप नंबर पर उनके फ़ोन आए, उन्होंने अटेंड नहीं किया तो वॉइस मेल भेज करके रोहित गोदारा के नाम से वॉइस मैसेज भेजा गया है। धमकी दी गई है कि इनका कोई कोर्ट में ज़मीन का मामला है जो कोर्ट में विचाराधीन है, उस बारे में कहा गया है कि वहाँ से आप उस मैटर को सुलझा लीजिए या हट जाइए।
इस बाबत मुकदमा दर्ज हुआ है, हम तफ्तीश कर रहे हैं और उनको पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। और इंटरनेशनल कोडिंग का मोबाइल नंबर है, जिसको साइबर एक्सपर्ट से मदद ली जा करके उसको ट्रेस करने का प्रयास करें। सिवान कस्बे में एक युवक पर फायरिंग, एक पुलिस मौके पर। आपको बता दें, सिवान कस्बे के सदर बाजार में एक व्यापारी पर फायरिंग की सूचना मिल रही है। करीब 8 बजे की घटना बताई जा रही है। सूचना पर सिवान पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार 2 फायर होने बताए जा रहे हैं। एक बाइक पर 3 युवक आते हैं, फिर बीच बाजार में फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। नजदीक दुकान पर दार छुड़वाने आए अब तक मौके से फरार है। हालांकि जांच के बाद पता चल पाएगा कि कारण क्या है। पुलिस जांच में जुट गई है। आप दुकान से आ रहे थे और दुकान के मतलब यहाँ घर के आगे लगभग पहुँचे हैं। हाँ, ठीक है। स्कूल के पास पहुँचे थे। तो क्या हुआ आपके साथ? इसने गाड़ी डाली आगे हाँ। और सीधा बंदूक रखा। अच्छा, तो आप मतलब आप भी बाइक पे थे? हाँ, मैं भी बाइक पे था। अच्छा, तो यहाँ क्या अंधेरा था या क्या? कोई अंधेरे का फायदा उठा के उसने मेरे आगे ले ली गाड़ी। कितने लड़के थे, क्या है? 3 जने थे। अच्छा, तीनों में से एक ने बंदूक निकाली पीछे वाले ने। अच्छा, बंदूक थी कि या कोई रिवॉल्वर टाइप या कैसा कुछ? छोटी रिवॉल्वर। अच्छा, छोटी रिवॉल्वर हो या पिस्टल जो भी हो, छोटी वाली थी। अच्छा, जैसे ही ऐसे रख के फायरिंग किया। हाँ। मैं नीचे झुका, मेरे पीछे से निकली। पीछे लगी हुई है? फिर दूसरा फायरिंग किया। हाँ। तो मैंने उसके हाथ पकड़ा, वो ऊपर गई। अच्छा, आप बाइक पे ही बैठे थे? टोटल 2 फायरिंग। अच्छा, 2 फायरिंग हुई है। 2 फायरिंग और तीसरी थोड़ा बहुत हुई? पहचान में नहीं आया, अंधेरा था। हाँ। और फिर मैंने उसको पकड़ा। अच्छा, फिर सीना सबसे हुई है। फिर जब तक कोई नजदीक में कोई नहीं था यहाँ कोई नहीं आया। जब अच्छा, फिर बाद में संतोष आया, मैंने जब उसको पकड़ा। अच्छा, संतोष भी आया लट लेके। अच्छा, तब तक वो भाग गए? जब एक को पकड़ा था मैंने। अच्छा, लेकिन वो हाथ से छूट गया और नाली में गिरा यहाँ। अच्छा, उसके सर पे टोपी और मुंह पे बंधा हुआ था, वो सब वहाँ उतर गए। अच्छा, फिर वो भागे। तो इतना गिरने के बाद भी जब तक यहाँ कोई था ही नहीं? संतोष भी आए, लट लेके लट मारा उसको, लगा नहीं, वो तो निकल गए। बाइक थी उसके पास। अच्छा, कैसी बाइक थी? थोड़ा बहुत अंदाजा? थोड़ा जैसे हीरो होंडा है वगैरह है, बजाज गाड़ी है और बुलेट जैसी आवाज आ रही थी। टिक 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 टिक। साइलेंसर बुलेट का साइलेंसर उसमें ऐसा लगा हुआ। भीलवाड़ा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो कार खाई में गिरी है। हादसे में जिंदा जलने से 2 लोगों की मौत हो गई। टोंक जिले के बताए जा रहे दोनों मृतक, 3 लोगों को लाया गया अस्पताल। खबर कोटा से है, जहां कोटा जिले में फसलों पर मौसम का वज्रपात। कई गांव में जोरदार ओलावृष्टि। जिले के कैथून पोलाइकला के समेत कई गांव में सड़कों पर बिछी ओले की चादर और फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों ने अरमानों के पानी फिर गया है। कोटा के महावीर नगर क्षेत्र में युवक की हत्या चाकू मारकर कर दी गई। आपसी रंजिश में दोस्तों ने घर के बाहर खड़े विक्रम सिंह पर हमला किया है। गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। आशु, अकरम, राजकुमार, गोलू सहित कई आरोपी वारदात के बाद फरार बताए जा रहे हैं।
कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। खबर कोटा से है, जहां वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार युवक अपने घर के पास एक स्थित दुकान के बाहर खड़ा था, तभी मोहल्ले के कुछ युवक ने पीछे से उस पर चाकू मारकर हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि युवक को 3-4 जगह गहरे घाव लगे हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में युवक को तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान विक्रम 27 वर्षीय निवासी बॉम्बे योजना के रूप में हुई है। मृतक के बड़े भाई लक्की ने बताया कि घटना रात करीब 9:15 बजे की है। विक्रम घर के पास दुकान पर खड़ा था, तभी मोहल्ले में रहने वाले आशु, अकरम, राजकुमार, गोलू व अन्य युवकों ने मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर विक्रम के दोस्त थे और उनके बीच पहले छोटी मोटी कहासुनी हुई थी। अब सुबह आपसी समझाइश भी कराई गई थी, लेकिन रात में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि युवक पर चाकू से हमला हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से धोखे से इन्होंने पीट? धोखे से मेरा घर के नीचे खड़ा था मेरा भाई। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम विक्रम सिंह। क्या है, हमारे मोहल्ले के ही है, 4-5 थे। एक तो हो गया ये आशु, अकरम, राजकुमार और क्या नाम था, गोलू, आशु और कुशाल और विशाल और बजरंग। तो इन्होंने क्या मतलब बुला के वार किया या कोई पुरानी रंजिश? सारे मोहल्ले का वैसे बैठ के उन्होंने बस, वो तो मेरे घर के नीचे खड़ा था घर जाने के लिए। दुकान पे खड़ा था, मेरे घर के पास में दुकान है, वहाँ खड़ा था। तो ये सारे के सारे एकदम आए, धोखे से पीठ में छुरा, मतलब धोखे से मारा इन्होंने। तो अभी क्या मौके से फरार हो गए या क्या भाई? उनको जो आरोपी थे उनको क्या है? यार मुझे नहीं पता, मैं अभी हॉस्पिटल आया हूँ, पर मौके से तो फरार हो ही गया हूँ। किस बात को लेकर रंजिश चल रही थी? सारा कुछ भी नहीं है भैया, इनके ऐसे बात हुई थी, आज की बात है। मैंने तो आज सुनी थी, मैंने उनको भी समझा देता, इसको भी समझा देता, घर आने के लिए तैयार हो गया था। तो पता नहीं क्या हुआ कि एकदम उन्होंने ही बोल दिया कि कोई दिक्कत की बात नहीं, पर वो तो एकदम घर के नीचे आके। तो ये पुराने दोस्त है क्या आपस में? दोस्त हैं, सारे के सारे दोस्त आपस में दोस्त है सारे। तो दोस्ती में खंजर कहीं ना कहीं इन्होंने धोखा दिया है। दोस्ती में धोखा दिया। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम लक्की। कितने भाई हो आप? 2 ही थे। ये छोटे वाले भी है ना? जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के बाद मामले में 20 दिन बाद पुलिस ने अहम कार्रवाई की है और साथ ही बोरा नाडा थाने में कंपाउंडर देवी सिंह के खिलाफ फैक्टर और साथ ही चिकित्सा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया कि बिना अधिकृत चिकित्सालयीय सलाह के दवाइयां देने में यह हादसा हुआ है। आश्रम में बिगड़ी तबीयत, इंजेक्शन के बाद हालात खराब हुए हैं, गंभीर हुए हैं। जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को पाल रोड स्थित आरती नगर आश्रम में साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई है। उपचार के बाद बुलाए गए कंपाउंडर देवी सिंह ने उन्हें इंजेक्शन लगाए हैं। इंजेक्शन के करीब 20 मिनट बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसआईटी जांच में नियमों की अनदेखी उजागर मामले की जांच गठित की गई। एसआईटी की पड़ताल में गंभीर लापरवाही के संकेत भी मिले हैं और साथ ही जांच में सामने आया कि आरोपी ने बिना पंजीकृत डॉक्टर की सलाह के शेड्यूल एच श्रेणी की दवाएं दी है, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा आरोपी स्वयं पंजीकृत मेडिकल प्रोटेक्शनर नहीं पाया गया है। पूछताछ में विरोधाभासी बयान, पूछताछ के दौरान कंपाउंडर के बयान बार बार बदलते रहे और पहले उसने पुरानी पर्ची के आधार पर इंजेक्शन लगाने की बात कही, बाद में मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने का दावा किया। हालांकि मेडिकल स्टोर संचालक ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और साथ ही एफएसएल रिपोर्ट और संभावित सजा एफएसएल की रिपोर्ट में मौत का कारण सांस संबंधी बीमारी बताया गया है। जैसे कि आपको पता है कि दिनांक 28 जनवरी 2026 को साध्वी प्रेम बाइसा हैं, उनकी असामयिक अननेचुरल डेथ हुई थी,
जिस पर मर्ग जो है वो दर्ज की गई थी बोरानाड़ा थाने में। उसके बाद मर्ग के ऊपर जो SIT गठित हुई थी, SIT द्वारा बहुत बारीकी से, बहुत थरोली अपना जो सारी जांच थी वो कंप्लीट की गई। बाद उसके जो निष्कर्ष रिपोर्ट है, जो हमें सारी चीज़ें प्राप्त हुई, उसके बाद निष्कर्ष रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है आज ही की तारीख में बोरानाड़ा थाने में, और अब उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। जी मैम, कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, किसके खिलाफ किया गया? अभी प्रथम दृष्टया जो चीज़ें आई थी उनको ध्यान में रखते हुए 106(1) भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से संबंधित है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जी किसके नर्सिंग स्टाफ जो देवी सिंह है उनके खिलाफ सिर्फ 106(1) में अभी प्रथम दृष्टया वही समझ में आया था, जो निष्कर्ष आया है उसमें, इसलिए उन्हीं धाराओं में दर्ज। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की जी मैम, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई या उससे बेल बॉन्ड बनवाए गए? अभी अनुसंधान चालू हुआ है। समझिएगा आज ही की तारीख में 17/2/2026 कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, तो अभी अनुसंधान चल रहा है। अवेलेबल है या 106(1) अवेलेबल है, परंतु ये सब चीज़ें प्रथम दृष्टया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है, तो अभी अनुसंधान जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक कुछ भी फाइनल कहना मुश्किल है, परंतु प्रथम दृष्टया यही स्थिति है। मैम, जैसे अजय शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नार्को टेस्ट किया जाएगा और DNA जांच की जाएगी, उसका क्या हुआ? वो सब इस स्थिति में होता यदि हमें कोई बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध परिस्थिति मिलती FSL, विसरा, हिस्टोपैथोलॉजी में, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई। आपको बिल्कुल पता है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा भी एक ओपिनियन दी गई है स्पष्ट, जिसमें पॉइजनिंग, जहर, ऐसी कोई भी घटना नहीं मिली, इसलिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें अभी नहीं लगता कि है। साध्वी की मौत के बाद में ब्रह्मनाथ ने कौन कौन से राजनेताओं से बातचीत की थी और उस क्या बात समय की में थी, क्या क्या बात बताया की थी? आपने कैसे आपने क्लीन चिट दी है कि ऐसा कोई नहीं है? कौन से राजनेताओं से बातचीत हुई थी? देखिएगा, एक तो वो इस केस का, ना इस जांच का, ना इस केस का कोई सब्जेक्ट मैटर था, परंतु क्योंकि शुरू से काफ़ी सस्पिशियस बातें आ रही थी, तो उन्होंने इस संबंध में कि घटना कैसे हुई, इस संबंध में कोई भी बात नहीं की राजनेताओं से। उन्होंने बस इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से साध्वी प्रेमबाई की अनटाइमली डेथ हो गई। तो वो राजनेता क्या बताते हैं मैडम? वो राजनेता जो है वो सब जांच का हिस्सा नहीं है। जी अच्छा, उनके वो अजमेर से कथा करके आई थी, बड़ा केस घर में पड़ा था, इसके अलावा क्या उनके खाते से ट्रांजैक्शन कोई हुआ, ऐसी कोई जानकारी में? ऐसी कोई भी चीज़ हमने उनके खातों के डिटेल्स मंगाए हैं, ना सिर्फ उनके पिता के भी, और उनका जो ये ट्रस्ट टाइप जो चलता है उसके भी, जनजीव कल्याण के, उनके भी हमने खातों के डिटेल्स मंगाए हैं। उसमें कोई बहुत अजीब सा ध्यान एकदम से चेंज करने वाला ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं मिला। मैम, अब साध्वी की मौत के बाद जो उनकी संपत्तियां हैं या ट्रस्ट है, वो उसका फ़ायदा किसको मिलने वाला? क्या किसी को डायरेक्ट लाभ? उस एंगल से भी जांच की गई? इस एंगल से जांच की गई थी, परंतु जांच की निष्कर्ष रिपोर्ट में ऐसी कोई भी तथ्य सामने नहीं आए थे, परंतु फिर भी यदि ऐसी कोई चीज़ दौराने अनुसंधान भी सामने आती है, तो अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अनुसंधान जस्ट अभी प्रारंभ हुआ है, ऐसी कोई भी चीज़ आएगी तो हम उस एंगल को ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से कंपाउंडर को आपने लापरवाही का दोषी मान लिया इंजेक्शन लगाने के मामले को लेकर, क्या ब्रह्मनाथ दोषी नहीं बनता है? अगर उसकी बेटी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, उसके बावजूद भी वो अस्पताल लेकर नहीं गया, तो वो दोषी नहीं बनता इस मामले में? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ अनुसंधान प्रारंभ हुआ है। प्रथम दृष्टया जो स्थिति है अनुसंधान की, उससे मैंने आपको अवगत कराया है। ये सब चीज़ें जो हैं ये दौरान अनुसंधान बिल्कुल गहनता से देखी जाएंगी। मैम, एक लास्ट सवाल मेरा ये है, जैसा कि बताया गया कि उनको कार्डिक अरेस्ट आया था, साथ में अस्थमा का अटैक था, ये भी माना जा सकता है कि इंजेक्शन की वजह से कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, और ये भी माना जा सकता है कि अस्थमा का जब बड़ा अटैक आता है तो कार्डिक अरेस्ट भी आ जाता है, तो इसको डिफाइन कैसे कर पाएंगे आगे जाके जांच? हम इसके अंदर जांच के अंदर बिल्कुल क्लियर है। प्रत्येक छोटी चीज़ मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि दौरान अभी अनुसंधान जो है वो जारी है, परंतु इस चीज़ को लेकर हम एकदम क्लियर है कि किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, और उसके बाद संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रख के भी हमने जो निष्कर्ष रिपोर्ट है वो निकाली है। जी।
सूर्यनगरी जोधपुर के यूआईटी कॉलोनी स्थित गायत्री नगर क्षेत्र में रिश्तों को झकझोर देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है। एक मौसेरे भाई ने अपनी बहन की कथित रूप से हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी है। मकान में दोनों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मथुरा दास माथुर अस्पताल के मोर्चरी में भिजवाया है। विवाद के बाद वारदात की आशंका है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका भगवती BSTC की ट्रेनिंग कर रही थी और साथ ही पाली के हॉस्टल से जोधपुर आई हुई थी और बताया जा रहा है कि देर रात उसका अपने मौसेरे भाई कैलाश के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कैलाश ने लोहे की किसी भारी वस्तु से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात कैलाश पिज्जा लेकर घर आया था। उसको भी घटनास्थल से सुसाइड नोट के फटे हुए टुकड़े भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर जांच की जा रही है और साथ ही FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं ताकि हत्या और आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा किया जा सके। घटना के समय पास ही में एक घर में शादी का समारोह चल रहा था, लेकिन दोहरे हादसे की खबर मिलते ही खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। पूरा क्षेत्र सन्नाटे में पसर गया और लोग स्तब्ध हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, रिश्तों का इतना दर्दनाक अंत क्यों हुआ? हमारे चौपास ने हाउसिंग बोर्ड थाने के क्षेत्र अधिकार में आज सुबह इतला मिली थी कि किसी युवक ने सुसाइड कर लिया। उस इतला पे हम यहाँ पे आए थे। तो जो आप पीछे देख रहे हो मकान है 12 और 13, ये यूआईटी कॉलोनी है सुबावतो पिटानी क्षेत्र में। जो 12 नंबर मकान है ये पूरी तरीके से अंदर से बंद था। इसके 2 ही गेट है, एक छत से और एक नीचे से। अंदर से बंद पाया तो ऊपर वाला दरवाज़ा तोड़ के अंदर प्रवेश किया तो एक युवक लटकता हुआ दिखाई दिया। उसका नाम कैलाश। उसके पिताजी ने उसकी पहचान की। अंदर जाके देखा तो एक रूम में एक लड़की भी लहूलुहान और चितलेटी अवस्था में खून बिखरा हुआ पड़ा था, मृत अवस्था में पाई, जिस पर मौके पर FSL को, MOB को और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। उच्च अधिकारियों द्वारा खुद आके मौके का निरीक्षण किया गया और इसमें परिजनों द्वारा रिपोर्ट दे दी है और इसमें प्रकरण जो शव है उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आगे की तफ्तीश जारी है। से वार किया गया था सर पर हेड इंजरीज है, हेड में सिर में चोटें हैं। एक मिनट रिपीट प्लीज रिपीट सर। ये हेड इंजरी लड़की के कहाँ थी और क्या? सिर पे है वो, बाकी पोस्टमार्टम में सारी चोटें आ जाएगी। सिर में उसकी चोटें पाई गई है तो इसी कारण से ये आपके डॉग स्क्वाड, FSL टीम और अधिकारियों खुद द्वारा कुछ खाने का सामान पिज्जा वगैरह पास में था वो इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।